रिजर्वेशन दिया जाए, तो एक अच्छा तरीका कांग्रेस ने इजाद किया था अपीज़मेंट पॉलिटिक्स का। हालाँकि वो हुआ हो नहीं पाया, चर्चा में रह गया लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन 2011 में जब 5 राज्यों की चुनाव हो रही थी, उस राज्यों में इस सब कोटे को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और उसमें 8.4% जो है सब कोटा देकर मुसलमान के लिए फिक्स कर दिया गया था ओबीसी के कोटे से। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठा कि 5 राज्यों में 2011 में पोल में जाना था, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का नोटिस कर लिया। और जब इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का नोटिस किया, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा तत्काल जो प्रेसिडेंट महोदया थी, उनको पत्र लिखकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस प्रकार का जो मूव हो रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो संविधान के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए इसको कॉग्निजेंस लें और इसका निराकरण निकालें। प्रेसिडेंट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के बाद सरकार प्रेशर पे आई। मनमोहन जी की सरकार थी उस समय, सरकार प्रेशर पे आया। उस समय सलमान खुर्शीद मिनिस्टर थे माइनॉरिटी वेलफेयर अफेयर्स के। उन्होंने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया और इतना एडमेंटली इस चीज़ को प्रमोट किया कि एक वक़्त ऐसा लगने लग गया कि सब कोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं धरातल पे उतरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पे संज्ञान लिया। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान के बाद सलमान खुर्शीद जी अपने स्टेटमेंट से वापस हुए और जब सलमान खुर्शीद जी ने अपने स्टेटमेंट से वापस हुए, उसके बाद ये ठंडे बस्ते पे सब कोटे का कॉन्सेप्ट चला गया। लेकिन कर्नाटका में हालिया दिनों की बात है, आपको भी पता है कि कर्नाटका में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो हम लोगों ने 2023 में इस कोटे को वहाँ पर समाप्त कर दिया था। 4% का कोटा वहाँ ऑलरेडी एक्सिस्ट करता था वो मुसलमान के लिए। उसको हम लोगों ने बंद कर दिया और बंद करके जब हम लोगों ने ये कहा कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ऐसे लोगों को जो सुखी संपन्न हैं। तो जब वहाँ पर सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो नई कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने पुनः ये 4% कोटे के विवाद को शुरू कर दिया। और जैसे ही 4% के कोटे का विवाद शुरू हो गया, तो उसके साथ-साथ कई ऐसी चीज़ें थी धीरे-धीरे आने लग गई। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरपर्सन ने मुख्य सचिव कर्नाटक को लेटर लिखा और लेटर लिख के उन्होंने एक इंसिडेंट का हवाला दिया कि किस प्रकार से 2022-23 में पीजी मेडिकल के एडमिशन में 930 सीटों में 160 सीट ऐसे हैं जो कि मुसलमान वर्ग के स्टूडेंट्स ने फिल किया और वैसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रतीत नहीं होते, जो 16% पूरे टोटल आंकड़ा हो गया। इस संज्ञान में मुख्य सचिव से इस इंसिडेंट में मुख्य सचिव से रिपोर्ट माँगा गया और रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव को ये बताना था कि आखिर इस तरह की व्यवस्था वहाँ किस प्रकार से कायम हो गई और क्या आपने 5% के 4% के कोटे में मुसलमान को अगर समाहित किया है, तो उसका कोई आधार या डेटा है कि नहीं है, उस पे मुख्य सचिव को लेटर देना था जो आज तक जो है कमीशन को अप्राप्त। इसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया और कांग्रेस की जो मंशा है, कहीं न कहीं कांग्रेस की मंशा इन सारे इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कोटे का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो भी ओबीसी के हक को मार कर। एक वक़्त तो ये समझा जा सकता है यदि कोई गरीब है तो उसको रिज़र्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का स्कीम भी लाया। लेकिन ऐसे लोग जो कि गरीबी के दायरे में नहीं आते हैं, सुखी संपन्नता उनका परिवार में देखा जा सकता है, वैसे लोगों को यदि आप रिज़र्वेशन देते हैं और वैसे लोगों को रिज़र्वेशन ओबीसी के हक मार के देते हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसी चीज़ का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस अपने हिडन एजेंडा में, हिडन मैनिफेस्टो में किस प्रकार से इन सब चीज़ों को समाहित करके आगे बढ़ना चाहती है। और इसका प्रमाण हम लोगों को दिखता है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था और स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहूँगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, जिसके आधार पर ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कांग्रेस का एजेंडा है। उन्होंने कहा था We must have a divide
innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim community, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on the resources. They must have first claim on the resources. ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था और मनमोहन सिंह जी ने इस स्टेटमेंट का कभी खंडन भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा है और मैंने इसलिए कहा है क्योंकि संसाधनों पर सबका अधिकार है और खासकर माइनॉरिटीज का अधिकार है और मुस्लिम वर्ग का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं इनके स्टेटमेंट से कि किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया और वही उनका एक जरिया रहा है चुनाव क्षेत्र में जाने के लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी तोड़-मड़ोड़ के उन्होंने ये कह दिया कि पूरा मुसलमान वर्ग ही पिछड़ापन का शिकार है, इसलिए सारे मुसलमान वर्ग को ही रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और वो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, वो कोई स्टैटिस्टिकल डेटा पे आधारित नहीं थी। डेटा पे आधारित होती तो इस तरह का रिपोर्ट ही नहीं होता और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कांग्रेस पार्टी उस समय लेजिस्लेशन लाना चाहती थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इस देश का जो इन सब चीज़ों को संज्ञान लेता है और उनमें कार्रवाई करती है। इसीलिए आंध्र प्रदेश में भी स्टेटस को अभी भी मेंटेन है। कर्नाटका का भी मुद्दा जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन 5 राज्यों में जो है आज की डेट में भी अल्पसंख्यक और खास पूरे अल्पसंख्यक जब मैं अल्पसंख्यक बोलता हूँ तो उसमें कोई अमीर-गरीब नहीं है। इन टोटैलिटी अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को समाहित करके 5 राज्यों में भी अभी भी कोटे के तहत रिज़र्वेशन दिया जाता है। आंध्र में दिया जाता है, कर्नाटका में भी है, इसका केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी है और सारे स्टेट्स आप एक-एक करके अगर आप देख लेंगे, तो किनकी सरकार है और क्या उनका एजेंडा है, ये साफ स्पष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, मैं तो और कहूँगा कि चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वहाँ पर ओबीसी का ही रिज़र्वेशन इन्होंने समाप्त नहीं किया, एससी-एसटी का भी रिज़र्वेशन इन्होंने समाप्त किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हिडन एजेंडा के तहत काम करती है और धीरे-धीरे, धीरे ग्रेजुअली आपको समझ में भी नहीं आएगा, ग्रेजुअली वो ये चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी में जो है हम अपने वोट बैंक को किस प्रकार हावी करके उनको फ़ायदा दें और इसीलिए ये पूरा एजेंडा चल रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो जेएमएम की सरकार हो, वैसे लोगों को ज़्यादा वो लोग प्रोत्साहित करती है और वैसे पॉलिसीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है जो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स के तहत आता है। उदाहरण के तौर पर आज की डेट में भी संथाल परगना आप जाएँगे, तो वैसे मुसलमान जिन्होंने ट्राइबल महिलाओं से शादी किया है, तो कहीं न कहीं आरक्षण का वो लोग लाभ ले पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए था, वो सरकार कानून नहीं ला पा रही। सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कानून लाया, उस मॉब लिंचिंग का कानून को सिर्फ़ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार लाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर यदि आप देखेंगे, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं न कहीं सरकार मैं कह रहा हूँ तो यहाँ की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की सरकार जब सेंटर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो लोग ये चाहती है कि यहाँ पर सब कोटे का कॉन्सेप्ट पुट किया जाए और सब कोटे के कॉन्सेप्ट के अंदर मुसलमान के हर एक वर्ग को उसमें समाहित करके रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है और ये रिज़र्वेशन का जो खामियाज़ा ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के उस पे हो त्याग करके हो और मुझे लगता है कि इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा रचकर ये विपक्ष की सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार हम लोग यहाँ पे सत्ता में काबिज हो। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा है, ये स्पष्ट करने के लिए और जनता को बताने के लिए कि किस प्रकार से अपीज़मेंट पॉलिटिक्स इस कदर कांग्रेस पे हावी है कि वो किसी हद पर जा सकते हैं और ओबीसी खासकर वो ओबीसी वर्ग जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चल रही है और वैसे ओबीसी वर्ग को आहात देने के लिए वैसे अति पिछड़े वर्ग को आहात देने के लिए तरह-तरह की साजिश जो है ये कांग्रेस की पार्टी और यहाँ जेएमएम की सरकार रच रही है। इसी को लेते हुए हम लोगों ने प्रेस कॉन